हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए एंड जेनेटिक कोड। व्हाट इज़ द रिपीटेटिव डीएनए? डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड इन द जीनोम। तो क्लियर कट है, ऐसी डीएनए की सीक्वेंसेस जो किसी भी पूरे के पूरे जीनोम में अगर बार बार रिपीट हो रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। दी सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। इनका जो एक स्पेशलिटी है इन सीक्वेंसेस की वो ये है कि वो किसी भी तरीके के प्रोटीन को कोड नहीं करते और मोस्ट ऑफ केसेस में ये क्या रहते हैं? नॉन फंक्शनल रहते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो रिपीटेटिव डीएनए होता है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो भी क्या है? कम है। तो एक ही जीन एक ही बार प्रेजेंट होगा मोस्ट ऑफ केसेस में इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। But if we talk about the eukaryotic DNA, then there are lots of genes which are repeated again and again in the DNA. तो एक ही DNA में यूकैरियोट्स के केस में एक ही जो जीन को इनकोड करने वाले न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो कई बार मल्टीपल टाइम क्या हो जाते हैं? पूरे के पूरे DNA में रिपीट हो जाते हैं। और अगर हम कोई भी एक स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का तो नियर अबाउट 50 to 60% जो डीएनए है वो रिपीटेटिव होता है, लेकिन कुछ केसेस में अप टू 80% भी जो हमारे डीएनए की सीक्वेंसेस हैं या जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं वो क्या है? रिपीट हो सकते हैं। वन क्लास टर्म हाईली रिपीटेटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस 5 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम इन अ सिंगल स्ट्रेच। हमारे पास जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो कम बेस पेयर की भी हो सकती हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, या ज़्यादा बेस पेयर्स की भी हो सकती हैं। कुछ हमारे पास जो डीएनए की सीक्वेंसेस होंगी वो 5 से लेकर 100 तक उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन जितना कम उसमें बेस पेयर्स होंगे उतने ज़्यादा अमाउंट में वो क्या होंगी? रिपीटेटिव होंगी। अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कि जो बेस पेयर का नंबर है वो 5 से 100 के बीच में है, लेकिन वो एक सिंगल स्ट्रेच में थाउजेंड्स टाइम वो रिपीट हो सकता है। सेकंड हमारे पास क्लास आती है जिसमें मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ लॉन्गर सीक्वेंसेस अबाउट 150 to 300 न्यूक्लियोटाइड डिस्पर्स्ड इवनली थ्रू आउट द जीनोम एंड इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड एलयू सीक्वेंसेस एंड द ट्रांसपोसोम्स। तो हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी आएंगी जो कि बेस पेयर, जिनमें बेस पेयर का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन उनकी रिपीटिशन बाकी के कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी, मीनिंग वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे पूरे के पूरे जीनोम में। तो इस तरीके की सीक्वेंसेस जो कैरी करता है डीएनए उस साइट्स को हम क्या बोल देते हैं? एडल्यू सीक्वेंसेस बोल देते हैं या ट्रांसपोसोम्स बोल देते हैं। सो नेक्स्ट क्या है इसके बाद? Satellite DNA. Satellite DNA consists of an array of tandem repeats और repeats arranged side by side. इसमें भी क्या होगा? कुछ ना कुछ जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो क्या हैं? रिपीटेटिव होंगे। These repeats can be small as 1 to 2 base pair और as long as 10 to 60 base pair. इसमें जो कम से कम जो बेस पेयर हैं वो 1 या 2 भी हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 60 तक भी बेस पेयर हैं जो कि रिपीटेटिव हो सकते हैं। लेकिन रिपीटेटिव डीएनए के कंपैरेटिवली इनमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। द शॉर्ट टैंडम रिपीट्स आर कॉल्ड माइक्रोसैटेलाइट और सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। जो कि कम बेस पेयर वाले रिपीट्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोसैटेलाइट बोल देते हैं, या सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स SSRs भी बोल देते हैं। वाइल द लॉन्गर टैंडम रिपीट्स जिनमें कि नियर अबाउट 10 to 60 बेस पेयर्स हैं उन्हें हम मिनी सैटेलाइट या वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स VNTRs भी बोल सकते हैं। The reason in between two simple sequences repeat or microsatellite are termed as inter-simple sequences repeats। दो माइक्रोसैटेलाइट के बीच का जो एरिया है उसे हम इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी बोल सकते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीट्स द म्यूटेशन रेट इज़ हाई इन सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनमें म्यूटेशन काज होने के। तो हमारे पास जो भी सैटेलाइट डीएनए का पोर्शन होता है उसमें हमेशा एबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो म्यूटेशन ज़्यादा शो कर सकता है। आफ्टर दैट इट इज़ स्पेकुलेटेड दैट एज मोस्ट ऑफ दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स द डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई म्यूटेशन रेट इज़ लो। बिकॉज आपको बता दिया कि हमारे पास जैसे कि
ये जितने भी टैंडम रिपीट्स हैं या जितने भी डीएनए के सीक्वेंस हैं जो रिपीटेटिव डीएनए के अंडर आती हैं, इनमें म्यूटेशंस तो ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, लेकिन ये जो है किसी भी तरीके की प्रोटीन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और अगर ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अगर इनमें म्यूटेशंस हो रही हैं, तो ये हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर डीएनए में छोटी सी भी म्यूटेशन काज होती है तो बहुत लार्ज लेवल पर हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को या बॉडी को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि हमारी सारा का सारा जो फंक्शनिंग चल रही है वो प्रोटीन्स के कारण चल रही है। तो किसी भी तरीके की म्यूटेशन होगी तो प्रोटीन में ही टोटली क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। बट क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसमें जो होने वाली म्यूटेशंस हैं वो भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। Satellite DNA is mainly present in heterochromatin or the tightly packed region of the chromosome in centromeres, telomeres and sometimes even in the euchromatic regions. तो आपको जो सैटेलाइट डीएनए है वो मोस्टली किन पोर्शंस में मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हैं, जैसे कि क्रोमोमियर्स का पार्ट हो गया या मोस्ट ऑफ टीलोमियर्स में। लेकिन हमारे पास कुछ यूक्रोमेटिन रीजन्स भी हैं, जो कि हमें पता है कि दो रीजन्स होते हैं किसी भी क्रोमोसोम में, यूक्रोमेटिन एंड द हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन वो है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो लाइटली पैक्ड है, इतना ज़्यादा डेंसली पैक्ड नहीं है। हेट्रोक्रोमेटिन वो रीजन है जो कि बहुत ज़्यादा डेंसली पैक है। तो कई बार ये जो सैटेलाइट डीएनए का पोर्शन है वो यूक्रोमेटिन रीजन में भी प्रेजेंट हो सकता है। आल्दो कन्वेंशनली सैटेलाइट डीएनए हैज़ बीन नोन टू बी नॉन कोडिंग, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो सैटेलाइट डीएनए है वो नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग का मीनिंग क्या है, वो किसी तरीके की प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आप बात करेंगे जेनेटिक कोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज़ द जेनेटिक कोड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। सो लेट्स स्टार्ट flow of the genetic information. So before starting the genetic code, we have knowledge about the how the genetic informations flow from one organism to the other organisms or within the same organism. So we know there are two procedures mainly which participate in the flow of the information, like the transcription and the translation. Transcription is the formation of the RNA from the DNA and translation is the formation of the protein from the RNA, and ultimately protein controls all the functions of the body. तो अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, जिसके बारे में आप 12th तक बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में। आफ्टर डैट इसमें क्या होगा, जो जीन्स हैं वो फ्लो करते हैं या जीन्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती है कहाँ से कहाँ तक, पहले डीएनए से आरएनए में पास होगी और आरएनए से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, प्रोटीन में जाएगी। इंट्रोडक्शन कि जेनेटिक कोड है क्या। द पाथवे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। हमें पता है कि जो भी प्रोटीन बन रहे हैं एमआरएनए से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और सॉरी ट्रांसलेशन। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जैसे जैसे चैप्टर्स मूव ऑन होंगे। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, तो उससे पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें जेनेटिक कोड के बारे में नहीं पता है तो हम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के बारे में नहीं पढ़ सकते। बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ एन अमीनो एसिड सीक्वेंस। हमारे जो डीएनए से एमआरएनए बना है उसके ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की सीक्वेंस होगी, वही जो सीक्वेंस है फर्दर जाके किसमें बननी है, हमारे पास जो भी अमीनो एसिड्स बने हैं। तो जैसे ये सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है, इन्हीं के साथ एंटीकोडोन आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं और वहाँ से क्या बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। तो हमारे पास एमआरएनए के ऊपर कैसी सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसी के ऊपर वहाँ से बनने वाला जो अमीनो एसिड है वो डिपेंडेंट करेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अ जेनेटिक कोड थ्रू विच द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इज एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एमआरएनए के ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं और उसी के बेस पर हमारे पास जो अमीनो एसिड है उनकी सीक्वेंस डिपेंड करेगी। जेनेटिक कोड की इंट्रोडक्शन की बात करें, द लेटर ए, जी, टी एंड सी कोरेस्पोंड टू द न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन द डीएनए। हमारे पास जो 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, ए, जी, टी एंड सी,
ये चारों के चारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को डिनोट करते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोडोन्स। ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं ये कोडोन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। द कलेक्शन ऑफ कोडोन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। और सारे के सारे कोडोन्स को हम मिलके क्या बोल देते हैं? जेनेटिक कोड्स बोल देते हैं। हमारे जो बॉडी में टोटली 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास 20 कोडोन्स होने चाहिए, क्योंकि एक ही अमीनो एसिड को दो जो सेम अमीनो कोई भी मान लो एक कोडोन है हमारे पास, वो 2 अमीनो एसिड को डिनोट नहीं कर सकता। मीनिंग क्या है कि हमारे पास अगर 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं तो कम से कम हमारे पास 20 कोडोन होने चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ही अमीनो एसिड के बहुत सारे कोड्स हों। जैसे कि हमारे पास वेलाइन है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे एग्जांपल्स के बारे में। तो वेलाइन हो सकता है कि 4 तरीके के कोडोन मिलके मतलब चारों के चारों कोडोन हैं वो वेलाइन की ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो कोडोन है वो वेलाइन भी बना दे और मिथ्योनाइन भी बना दे। आफ्टर डैट जैसे कि ईच कोडोन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड। एक कोडोन में कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होने चाहिए। वो जो अरेंजमेंट है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, किसी तरीके की भी हो सकती है। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो एक जेनेटिक कोड होगा या एक जो कोडोन होगा उसमें कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होने जरूरी है। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज़ अ डिक्शनरी दैट कोरिस्पोंड्स विद सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। तो जेनेटिक कोड एक तरीके से डिक्शनरी है, एक जिसने एमिनो एसिड की सीक्वेंसेस को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। हमें पता चलता है कि एमिनो एसिड की जो सीक्वेंसेस हैं वो क्या क्या हो सकती है। वर्ड्स इन डिक्शनरी आर इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। अब जेनेटिक कोड जो जिसे हम एक डिक्शनरी मान रहे हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कोडोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि हम डिक्शनरी में वर्ड्स को पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम जेनेटिक कोड्स में कोडोन की स्टडी करते हैं। ईच कोडोन इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक कोडोन में कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होने चाहिए। 64 कोडोन इन टोटल एंड 3 आउट ऑफ दीज आर नॉन सेंस कोडोन्स। हमारे पास जो टोटल 64 कोडोन्स हैं, एमिनो एसिड आपने याद रखना 20 है, लेकिन कोडोन कितने हैं? 64 है। उनमें से जो 3 कोडोन हैं वो नॉन सेंस कोडोन्स हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? टर्मिनेशन कोडोन्स भी बोल देते हैं। वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोटीन की सिंथेसिस में। उनका काम क्या होता है कि लास्ट में टर्मिनेट करना। जैसे ही वो कोडोन्स आ जाएंगे तो वो क्या है, फर्दर टीआरएनए के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी प्रोसीजर को शुरू करना है तो उसे ख़त्म भी तो करना है। तो हमारे पास इसका मीनिंग क्या हुआ कि 64 कोडोन्स में से हमारे पास 61 ही कोडोन ऐसे हैं जो कि एमिनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो 61 कोडोन्स फॉर द 20 एमिनो एसिड्स। अब जेनेटिक कोड की टेबल की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है, हमने पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। जैसे हम पुन्नेट चार्ट बनाते हैं जेनेटिक्स के केस में, तो हम यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से हो सकती है। तो हमने UCAG फर्स्ट कोडोन, मीनिंग एक कोडोन में जो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये 4 पॉसिबिलिटीज़ लिख ली कि U भी हो सकता है, C भी हो सकता है, A या G। सेकंड लेटर की जगह पे भी हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ लिख ली कि वहाँ पे U भी हो सकता है, C, A एंड G। यहाँ पे हम T को क्यों नहीं डिनोट कर रहे? क्योंकि हमें पता है कि mRNA के केस में थाइमिन के केस पे की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। और हमारे पास जो प्रोटीन्स बनने हैं वो कहाँ से बनने हैं? RNA से बनने हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे T को ना लेके किसे ले रहे हैं? U को ले रहे हैं। आफ्टर डैट थर्ड पॉसिबिलिटी में भी वही से इन्होंने करके दिखा रखा है कि थर्ड पॉसिबिलिटी में कोई भी हो सकता है जो इसके साथ अरेंज हो जाए, इन दोनों के साथ UCAG कोई भी अरेंज हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 64 पॉसिबिलिटीज़ बनी है कोडोन्स के बनने की। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि हम यहाँ पे सेरीन की बात करते हैं, तो ये चारों के चारों जो कोडोन है वो सेरीन को डिनोट कर रहे हैं। मीनिंग क्या है? अगर UCA है वो भी सीरीन को डिनोट करेगा, UCC है वो भी सीरीन को डिनोट करेगा। मीनिंग इन चारों में से कोई भी कोडोन अगर प्रेजेंट है तो वो सीरीन को डिनोट करेगा। बट CCU सीरीन को डिनोट नहीं कर सकता। एक जो कोडोन है वो एक ही एमिनो एसिड को डिनोट करेगा, बट 3 या 4 जो कोडोन हैं वो सेम एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। उनमें ओनली डिफरेंस कहाँ आएगा? लास्ट वाले बेस पेयर में आएगा। और उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, जैसे कि पहले जो दोनों के दोनों लेटर हैं वो दोनों के क्या है? सेम है, UC। डिफरेंस ओनली कहाँ पे आ रहा है? लास्ट वाले लेटर में आ रहा है।
तो ये चारों के चारों जो कोडोन हैं वो सेम एमिनो एसिड को तो डिनोट कर सकते हैं, बट डिफरेंट एमिनो एसिड को डिनोट नहीं कर सकते। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो स्पेसिफिसिटी। जेनेटिक कोड क्या है? स्पेसिफिक है, मीनिंग एक एमिनो एसिड को एक ही जो जेनेटिक कोड है या कोडोन है वो डिनोट कर सकता है। स्पेसिफिक कोडोन ऑलवेज कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड, वो अलग अलग एमिनो एसिड को डिनोट नहीं करेगा। जैसे कि ट्रिपल यू हो गया, कोड फॉर द फिनाइल एलेनिन, तो ट्रिपल यू है वो फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, वो सीरीन नहीं बना सकता, वो किसी और एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास 3 या 4 जो कोडोन हैं वो सेम जो एमिनो एसिड है उसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीरीन की बात की थी हमने पहले, प्रोलीन की बात करें यहाँ पे, तो प्रोलीन में भी ये चारों के चारों में से कोई भी कोडोन अगर प्रेजेंट होगा तो वो किसे डिनोट करेगा? प्रोलीन को डिनोट करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड बोलते हैं। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि अगर हमारे पास एक कोडोन की अवेबिलिटी नहीं है तो उस केस में वहाँ पे कोई और जो कोड है वो उस सेम टाइप के अमीनो एसिड को बना सके। क्योंकि मान लो अगर हमारे पास वो कोडोन नहीं होगा और वो उस सीक्वेंस में आ ही नहीं रहा है, डीएनए वाली सीक्वेंस में, तो उस जो अमीनो एसिड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या बनना कम हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमारे पास नियर अबाउट जो सेम कोडोन्स हैं वो सेम ही एमिनो एसिड को क्या कर देते हैं? डिनोट कर देते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। बायोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है डीजेनरेसी का? तो जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ द कोड वर नॉट डीजेनरेट 20 कोडोन वुड डिजाइनेटेड एमिनो एसिड्स एंड 44 वुड लीड टू द चेन टर्मिनेशन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास 64 एमिनो एसिड्स हैं, 64 कोडोन्स हैं टोटल हमारे पास, पॉसिबिलिटी 64 की बनती है। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि उनमें से जो 3 कोडोन हैं वो नॉनसेंस कोडोन्स हैं। तो अगर मान लो डीजेनरेसी नहीं होगी, 3 या 4 कोडोन है वो सेम टाइप के अमीनो एसिड को अगर डिनोट नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास टोटल कितने अमीनो एसिड चाहिए? हमें तो 20 चाहिए। तो ओनली जो 20 कोडोन्स हैं वही अमीनो एसिड को बना पाएंगे। तो 64 में से ओनली 20 ही कोडोन्स होंगे जो कि अमीनो एसिड बनाएंगे, बाकी जो 44 हैं वो सारे के सारे नॉनसेंस हो जाएंगे। नॉनसेंस होने की वजह पे जहाँ से ही वो कोडोन जहाँ भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे चेन की क्या हो जाएगी? टर्मिनेशन हो जाएगी और प्रोटीन जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगी। तो हम ऐसा होना पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो प्रोटीन है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा और इतनी बॉडी की इतनी जो फंक्शनिंग है वो नहीं परफॉर्म हो पाएगी। इसीलिए डीजेनरेसी होना जेनेटिक कोड की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेटिंग टू चेन टर्मिनेशन वुड देयरफॉर बी मच हायर विद द नॉन डीजेनरेट कोड। तो उससे क्या होगा कि म्यूटेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा और चेन जो टर्मिनेशन है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है, मीनिंग आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको लगभग सभी में एक जैसे जेनेटिक कोड ही मिलेंगे। मीनिंग ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन में प्रोलीन के लिए कोई और कोड है, हमारे में प्रोलीन को बनाने के लिए कोई और कोड है। तो हर एक में जो कोडोन होंगे वो एक एमिनो एसिड के लिए वो हर पर्सन में नियर अबाउट क्या होंगे? सेम होंगे। आफ्टर दैट ओनली एक्सेप्शन, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस। तो हाँ, ओनली एक्सेप्शन कहाँ पे आएगी? जब हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जितना भी प्रोटीन बन रहा है उसके लिए जो कोडोन एमिनो एसिड बना रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि मिथियोनाइन की अगर हम बात करें, यूजीए की बात करें, अगर हम यूजीए माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ट्रिप्टोफैन को डिनोट करता है, लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की बात करें तो जो यूजीए है वो टर्मिनेशन कोडोन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया जो कि क्या है? एक एक्सेप्शंस है। AGA एंड AGG कोड्स फॉर आर्जिनिन इन साइटोप्लाज्म, लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहाँ पे एज अ टर्मिनेशन कोडोन के तरीके से बिहेव करते हैं। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो AGA और AGG क्या बनाएंगे? आर्जिनिन बनाएंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में यही जो सेम कोडोन है वो टर्मिनेशन कोडोन के तरीके से काम करेंगे। दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस। आफ्टर दैट यूनिवर्सलिटी। जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है। जैसा कि आपको बता दिया कि हर एक पर्सन में क्या होगा, जो जेनेटिक कोड है वो नियर अबाउट सेम होंगे। द ओनली एक्सेप्शंस कम्स अंडर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर कैन बी डिफरेंस।
जैसे मिथ्योनाइन का डिफरेंस भी आता है कि AUG माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनाइन को क्या करता है, कोड करता है। लेकिन अगर हम उसी की बात करें साइटोप्लाज्मिक में, तो साइटोप्लाज्म में वो आइसोल्यूसिन को डिनोट करता है। नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं हमारे जो जेनेटिक कोड है। एंड नॉन एम्बिग्यूअस का मीनिंग क्या है, दस वन कोडोन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन एमिनो एसिड। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिग्यूअस, मीनिंग एक ही जो कोडोन है वो एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को डिनोट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर AUG है मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो मिथ्योनाइन को भी डिनोट कर दे, आइसोल्यूसिन को, सिरीन को भी डिनोट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर डेट द कोड हैज़ अ पोलैरिटी। पोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, कोड को रीड करने की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड बेस मिलके एक कोडोन बना रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम उसको लेफ़्ट या राइट कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है ना वही टोटली चेंज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं UUG का। UUG क्या बनाता है, ल्यूसीन बनाता है अगर हम इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर हम उसे उल्टी डायरेक्शन में पढ़े तो वो कोड क्या बन जाएगा, GUU। तो GUU कभी भी ल्यूसीन को डिनोट नहीं करता, वो वैलीन को स्टैंड करता है। तो पोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, द कोड हैज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन फॉर रीडिंग ऑफ मैसेज विच इज़ रेफर्ड टू एज द पोलैरिटी। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है इनको, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट किसी भी डायरेक्शन में उनको रीड कर सकते हैं। उनकी सभी की एक जैसी सेम डायरेक्शन होगी, कहीं से भी उनको रीड करना है हमने। नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है कि एक जो बेस पेयर है वो 2 एमिनो एसिड में नहीं आ सकते। हम जैसे RNA के बारे में पढ़ेंगे, फर्दर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें सारा डिटेल में आएगा कि नॉन ओवरलैपिंग कैसे होती है, कैसे उसमें एमिनो एसिड बनते हैं, कैसे प्रोटीन बनता है। तो हमारे पास जो 2 बेस पेयर है न्यूक्लियोटाइड, वो 2 एमिनो एसिड में पार्टिसिपेट सेम टाइम पे नहीं कर सकते। वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडोन। तो एक को जो बेस पेयर होगा वो एक ही कोडोन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस ट्रांसलेशन। कॉन्टिन्यूस ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है कि जैसे ही प्रोटीन बनना शुरू होगा या एमिनो एसिड बनना शुरू होंगे, तो वो जब तक उनकी टर्मिनेशन नहीं हो जानी तब तक वो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। जैसे कि हमने रेप्लिकेशन के केस में क्या पढ़ा था, 2 तरीके के स्ट्रैंड बनते थे और वो बाद में जुड़ जाते हैं, जिनमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक हो गया, कुछ जो सीक्वेंस है वो एमिनो एसिड नहीं बनाएंगी, फिर से कुछ स्टार्ट कर देंगे एमिनो एसिड बनाना, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी सिंथेसिस होगी एमिनो एसिड की, वो हमेशा किस मैनर में होगी, कॉन्टिन्यू मैनर में होगी। और पंक्चुएशंस नहीं होंगी कभी भी कोडोन्स के बीच में, मीनिंग हमने कोडोन्स को कहीं पे भी लिखना है तो हम उसके लिए इंटरकनेक्टिंग वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, और वो हमेशा कॉन्टिन्यूस मैनर में होंगे। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है और नॉन पंक्चुएटेड है, जैसे कि पहले बता दिया आपको। ऑल कोडोन्स आर इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ 3 बेसिस। हर एक कोडोन में जो 3 बेसिस हैं वो इंडिपेंडेंस होंगे दूसरे वाले कोडोन के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे या दो कोडोन्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोडोन की एक फिक्स स्टार्टिंग होगी और एक उसका क्या होगा, टर्मिनेशन पॉइंट होगा। तो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। जेनेटिक कोड में रिडेंसी भी होती है। रिडेंसी क्या होती है, जेनेटिक कोड रिडेंस है जिसे हम डीजनरेट बोलते हैं। तो आपको पहले भी बता दिया, इसे हम रिडेंसी भी बोल देते हैं या डीजनरेसी भी बोल देते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया कि कई बार 3 या 4 जो कोडोन है वो सेम एमिनो एसिड को डिनोट कर सकते हैं, बट सेम कोडोन 2 एमिनो एसिड को डिनोट नहीं कर सकते। इनिशिएटर कोडोन है, जैसे AUG है, वो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स में इनिशिएटर कोडोन का काम AUG ही करता है, बट कुछ केसेस में GUG भी इनिशिएटर कोडोन का काम करता है। मीनिंग जहाँ पे ही AUG आ गया mRNA में, इसका मीनिंग वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पहला tRNA आता है एंटीकोडोन, जिसमें mRNA के साथ कंबाइन होता है, वो इसी साइट के ऊपर जाके कंबाइन होता है। मिथ्योनाइन इज़ द ओनली एमिनो एसिड स्पेसिफाइड बाय जस्ट 1 कोडोन AUG। मिथ्योनीन जो है हमारे पास एक सिंगल ऐसा कोडोन है जो सिर्फ AUG से डिनोट हो सकता है, उसमें AUG के अलावा और कोई साइट नहीं हो सकती। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि किसी केसेस में AU तो सभी में सेम रहेगा, लास्ट वाला जो बेस पेयर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन मिथ्योनीन एक सिंगल ऐसा कोडोन है हमारे पास जिसमें सिर्फ वो AUG से ही डिनोट होगा और किसी कोडोन से डिनोट नहीं हो सकता, और इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं।
नॉनसेंस कोडोन आपको बता दिया कि 64 में से जो 3 कोडोन हैं वो हमारे पास क्या होंगे, नॉनसेंस कोडोन होंगे, या जिनको हम टर्मिनेशन कोडोन भी बोल देते हैं। और ये कौन कौन से होंगे, UAA, UAG एंड UGA। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार काम आएंगे आपके। इनिशिएटर कोडोन्स कौन से हैं और टर्मिनेशन कोडोन कौन से हैं। लास्ट आता है हमारे पास वॉबलिंग फिनोमिना। वॉबलिंग फिनोमिना में क्या होता है कि हमारे पास एक mRNA है और एक tRNA है, उन दोनों ने कंबाइन होकर एमिनो एसिड की फॉर्मेशन करनी है। तो mRNA और tRNA के केस में क्या होता है कि हमारे पास mRNA का जो सेकेंड और थर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो tRNA के फर्स्ट और सेकेंड बेस पेयर के साथ कंबाइन करेगा। The rules of base pairing are relaxed at the third position so that a base can pair with more than one complementary base। लेकिन अगर हम tRNA की बात करें तो उसका जो पहला और दूसरा बेस पेयर है वो तो स्पेसिफिक ही कंबाइन होगा। मीनिंग मान लो अगर उसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एडेनिन प्रेजेंट है ना तो वो सिर्फ थाइमिन के साथ ही जाके कंबाइन होगा। अगर सेकंड पोजीशन पे साइटोसिन प्रेजेंट है तो वो ग्वाइनिन के साथ ही प्रेजेंट होगा। लेकिन थर्ड पोजीशन पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो बेस पेयर है वो एक से ज़्यादा बेस पेयर के साथ कंबाइन हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉबलिंग फिनोमिना बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि कुछ जो हमारे पास tRNA है उनके पास थर्ड पोजीशन में इनोसिन प्रेजेंट होता है, और वो जो इनोसिन है वो यूरेसिल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, साइटोसिन के साथ भी हो सकता है और थाइमिन के साथ भी हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारे पास। एक तो म्यूटेशन के केस में बहुत यूज़फुल है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ आता है वो ये आता है कि हमें tRNA की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि अगर वो तीनों के तीनों बेस पेयर स्पेसिफिक हो गए तो हमें जितने अमीनो एसिड बनाने हैं उतने ही टाइप के हमें tRNA चाहिए। लेकिन इनोसिन के प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या है, बेस पेयरिंग कर जाता है थ्रू द थर्ड बेस पेयर या थर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, और उस वजह से हमें जो tRNA का अमाउंट है वो कम अमाउंट में चाहिए होता है। वॉबलिंग फिनोमिना में जो दो बेस पेयर होते हैं कोडोन के वो एंटी कोडोन के सेकंड और थर्ड बेस पेयर के साथ कंबाइन होते हैं। मीनिंग हमारे पास mRNA का फर्स्ट और सेकंड होगा कोडोन और tRNA का सेकंड और थर्ड कोडोन होगा। नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द थर्ड बेस ऑफ द कोडोन एंड द फर्स्ट बेस ऑफ द एंटी कोडोन। तो अगर तो प्रॉपर वे से उनकी अटैचमेंट हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल पेयरिंग। अगर कुछ अलग वे से ट्रेडिशनल से हटके कुछ बेस पेयरिंग हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल। तो नॉन ट्रेडिशनल में क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा है कि mRNA का फर्स्ट और 2 बेस पेयर सेकेंड ही क्या होगा, अटैच हो जाएंगे, और हमारे पास tRNA का सेकेंड और थर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देखी है कि जिसमें थर्ड जो बेस पेयर है कोडोन का वो एंटी कोडोन के फर्स्ट बेस पेयर के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग भी बोल देंगे। द रिड्यूस स्पेसिफिसिटी बिटवीन द थर्ड बेस पेयर ऑफ द कोडोन एंड द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इन एंटी कोडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉबलिंग, और इसी की वजह से वॉबलिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अल्टरनेटिव जहाँ पे पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट वॉबलिंग फिनोमिना की बात करें तो प्रोलीन में हमारे पास प्रोलीन को जो डिनोट करने वाले हमारे पास 4 कोडोन है, CCU, CCC, CCA, CCG। तो इसमें आप देखोगे लास्ट वाले बेस पेयर में ओनली डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास जो इनोलिन है वो इन थर्ड वाले बेस पेयर के साथ कहीं भी जाके कंबाइन हो सकता है। वैसे तो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी कि पहले 2 के साथ ही कंबाइन करता या सेकंड या थर्ड के साथ ही कंबाइन करता, लेकिन थर्ड वाले में अगर हमारे पास इनोलिन tRNA में इनोसिन प्रेजेंट है तो वो U, C, A या G किसी के साथ भी जाके पेयरिंग कर सकता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वॉबलिंग फिनोमिनन बोलेंगे। तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल और कुछ नॉन ट्रेडिशनल पेयरिंग दिखा रखी हैं। तो अगर देखो हमें पता है कि C G के साथ कंबाइन होता है तो ये ट्रेडिशनल पेयरिंग हो गई। A U के साथ, क्योंकि हमें पता है थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट है तो एडेनिन यूरेसिल के साथ ही अटैच होगा। U A के साथ हो रहा है तो ट्रेडिशनल, लेकिन U अगर G के साथ अटैच हो रहा है तो ये कैसी पेयरिंग हो गई, नॉन ट्रेडिशनल, क्योंकि हमें पता है G हमेशा किसके साथ कंबाइन होता है, C के साथ। लेकिन tRNA के थर्ड बेस पेयर किसी वजह से अगर mRNA के साथ tRNA का अगर जो फर्स्ट बेस पेयर है वो किसी वजह से mRNA के थर्ड बेस पेयर के साथ जाके कंबाइन हो गया नॉन ट्रेडिशनल वे में, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल बेस पेयर पेयरिंग बोल देते हैं।
जी सी के साथ हुआ तो ट्रेडिशनल, तो नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल दोनों तरीके की जो बेस पेयरिंग है वो दिखाई दी है। तो वॉबलिंग फिनोमिना में हमारे पास दो टाइप हो गए। एक तो ये है कि टीआरएनए का जो थर्ड बेस पेयर है उस पर इनोसिन प्रेजेंट है और वो ए यू जी किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वॉबलिंग फिनोमिना में, कि जो टीआरएनए का फर्स्ट बेस पेयर है जो कि मोस्टली जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और एमआरएनए के थर्ड बेस पेयर के साथ जाके ज्वाइनिंग कर रहा है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, वॉबलिंग फिनोमिना बोलते हैं। तो वॉबलिंग हाइपोथेसिस में फिर से वही एक्सप्लेन किया गया है कि नॉर्मल पेयरिंग हो रही है और वॉबलिंग में जो पेयरिंग है वो क्या हो रही है, नॉर्मल नहीं हो रही। और इसके बारे में पता किसने लगाया था, क्रिक ने पता लगाया था। क्रिक ने थ्रू एक्सपेरिमेंटली इसे डिनोट करके बताया था। तो वोबल जो हाइपोथेसिस है वो डीजनरेसी को एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे तरीके से डीजनरेसी को एक्सप्लेन करता है। डीजनरेसी का मीनिंग क्या होता है, वही कि अगर एक से ज़्यादा कोडोन किसी अमीनो एसिड को डिनोट कर रहे हैं। तो वॉबलिंग में भी हमें पता चल गया कि कई बार कुछ अनएक्सेप्शनल जो पेयरिंग्स वगैरह हैं वो भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो जेनेटिक कोड की समरी की बात करें, फिर से वही है, जेनेटिक कोड क्या है, अनएम्बिग्यूअस है, हम इनके बारे में सारा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यूनिवर्सल है, डीजनरेट है, कोमा लेस है और नॉन ओवरलैपिंग है। UAG, UGA एंड द UA आर द टर्मिनेशन कोडोन, AUG इज़ द स्टार्टिंग कोडोन। तो ये था सारा हमारा जेनेटिक कोड के बारे में। नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल्स के लॉ के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।